जी, तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी राइटर एस्मा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ हमारे जानम की 19 एपिसोड। कल का गैप इसलिए लिया था क्योंकि मैं थोड़ी लंबी करना चाह रही थी, इस वजह से लिया। तो आज आप पढ़ें तो बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त एपिसोड है, रिलैक्सिंग एपिसोड है। यकीनन आपको अच्छी लगेगी, तो सब काम छोड़ दीजिए। तो मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से लेकर चलती हूँ आपको हमारे जानम की एपिसोड 19 की तरफ। लेट्स स्टार्ट। नींद आलिन की आंखों से अलीहा के साथ ही चली गई। वो कुछ देर सोने की कोशिश करता रहा और फिर जब थक गया तो किसी कॉल रिंग पर आलिन ने हाथ फोन तक पहुंचाए। वहां लिखे जेबी नाम को देखते उठ बैठते ही कॉल रिसीव की। इस वक्त अगर आलिन जाह ने मेरी कॉल ली तो वो सो नहीं रहा, और ये ना सोना यकीनन इस मुखबरी के सच होने का सबूत है जो मेरे लोगों ने की। तो खींच ही लिया तुमने से 15 साल बाद अपनी तरफ खबीस आलिन जा। इस जानिब जलाल की नजरें स्मोकिंग करते हुए गैर मरी नुक्ते पर शिकायत उगलती हुई जमी थी। आज भी तंज करोगे जलाल? माँ जी के लिए अफसोस है, दुख हुआ उनकी वफात का सुनकर। आलिन ने वापस सर पीछे को गिराते शिकवा किया और ताजियत पर बात खत्म की, और दूसरी तरफ जलाल का दिल अपनी मनपसंद सिगरेट से चाट हुआ कि इसने बेदर्दी से मेज की तरफ झुक कर एस्ट्रे में मसल दिया। माँ जी अलीहा के साथ बहुत अच्छे और पुरसुकून दिन गुजार कर गई हैं। वो जो एक दुख था ना अम्मी का कि एक ही औलाद, वो भी इतनी गंदी, वो अलीहा के 15 साल के बेटी जैसे साथ ने ख़त्म किए भेजा उन्हें इस दायमी सफ़र पर कि वो मुझ मनूस बेटे के बावजूद इतने साल जी गई। मैंने बहुत कोशिश की अलीहा तुम तक कभी ना पहुँचे, लेकिन कहते हैं जो जहाँ का हो वहीं लौट जाता है। जो माफ़ कर दे तो उसकी माफ़ी को इतनी जल्दी माफ़ी मत समझ लेना। वो कई दिमागी मसाइल का शिकार रही है। तुम जानते हो वो मर्दों से डरती थी। मैंने उसे तब तुम्हारे पास भेज दिया होता ना तो इसको मरे उम्र बीत चुकी होती, क्योंकि मेरे बहन बनाने के बावजूद वो मुझसे कोसों दूर रहकर बात करते भी कब पाती थी। इस फासले को उसके सर पर दस्ते शफकत रखने तक अबूर करते मुझे भी 15 साल लग गए। वो अजीज थी मुझे तुम्हारे सबब, और अब अजीज तरीन है कि सिर्फ उसकी वजह से मेरी माँ किसी बीमारी से नहीं, कभी मौत से मरी और होश बाश गई। अब भी मेरा वो डर सलामत कि तुम मोहब्बत तो हो उसकी, पर तुम 15 साल की हसरत भी हो उसकी, जिसे उसने अपने दिल और आंखों से आहों और आंसुओं में भी कभी उतरने ना दिया। तो इसकी मौत का अजीब सा खौफ मुझे तुम्हें कॉल करने पर मजबूर कर दिया। तुमने हमेशा करने और कहने में देर की, लेकिन अब आदतें बदलो। अगर वो वापस तुम्हें मिल गई है, जो करतूत तुम्हारे हैं ऐसों से ना ईमान संभाला जाता है ना मोहब्बत। वो मुझे धोखा देकर गई भी तो किसके पास? हक हाँ। जलाल का लफ्ज लफ्ज अजियत के शोरबे में लिथड़ा था। वो दोस्त होकर तीरों से यार का जख्मी जिगर छलनी करने का मजा माहिर था। इसे अब तक बरहम महसूस किया। आलिन ने भी कर्बनाक संजीदगी इख्तियार की। तुम्हारी शर्त के मुताबिक हुआ सब कि उसके डर खत्म होंगे तो वो किसी रिश्ते के लायक होगी। बरहम क्यों हो रहे हो? वो खुश थी, अभी सब ठीक हो गया। वो खुद आमादा हुई मेरे साथ आने को, और अब शादी पर भी है, तैयार है। जे भी आलिन की सहमी हुई बातें इस पार जलाल बख्त को बड़ा गमजदा सा हंस आ गई। हाँ, हंसते चेहरों के पार छुपे गम का कहर बड़ा भारी है। खुदा करे वो वाकई खुश हो। एक बार उसकी खुशी पर बंद आंखों यकीन करने से पहले उसकी अकेले में जाकर चुपके से खुशी देखना। बाकी तुम्हारे वलीमे को खाने की उम्मीद लगा ली है मैंने। पता है नहीं बुलाओगे अपनी कहानी के इस विलन साले को, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं कि तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द से अपना आप अलहदा नहीं कर सकता। ख्याल रखना अब उसका, वरना जो मुंह भला भाई 15 साल तक अलीहा को उसके माँ बाप और मोहब्बत से दूर रख सकता है ना, उसकी तुम्हारे सामने संगदिली की उम्दा मिसाल बने शादी भी करवा सकता है। जलाल बख्त को हल्के मत लेना, ये चलती फिरती सजा है तुम्हारी, इकलौता यार होकर भी। आइन ने कर्ब से सांस ली। ऐसा दोस्त दिया अल्लाह ने जो दुश्मन के सारे फर्ज भी साथ निभाने का शौकीन था। संभाल लूंगा उसे, तुम मजीद जुल्म मत डालना मुझ पर। मैंने बहुत बड़ी कीमत दी थी तुम्हें जलाल अपनी खताओं की, हालांकि तुम मुझसे हिसाब लेने का हक भी नहीं रखते थे, वो रखती थी। आलीन की आंखें सुर्ख हो गई थी जब इसने अपने साथ होते इस भयानक इंसाफ को असरनो सोचा। वो हक रखती थी, पर हिम्मत इस हिसाब को लेने की मैं रखता था तुमसे, क्योंकि इसने अपने उजड़ने के बाद मेरी चौखट पर पनाह ली थी। और जलाल बख्त पर कुदरत इन 15 सालों मेहरबान रही कि मैं अपने गुनाह धो सकूं किसी मासूम का सहारा बनकर। तभी तो मैंने इस लड़की के हवाले अपनी माँ कर दी कि कम से कम वो जिए तो। उसके ठीक होने के लिए उसका जीना ज़रूरी था, और माँ ही वो वजह बनी। और मैंने और अम्मी ने बहुत मुश्किल से इतने साल लगा कर लीहा बदर को वो एक दर्दनाक रात और उसके माजी के फरारों पायमाल होने के डर बुलाए हैं। गलती से भी कोई गलती मत करना। आलियन ने इस तंबीह पर सीने को दबता महसूस किया।
وہ जल्दी से उठ बैठा और बिना मजीद कुछ कहे अपना फोन वहीं फेंके वो अलीहा के रूम की तरफ बढ़ा। आलियन जा की सांस घुट रही थी, मगर जैसे ही वो उसके कमरे में दाखिल हुआ, आगे जो दिखाई दिया इसने आलियन की सांस गोड़ दी। अलीहा जमीन पर दोहरी पड़ी थी और उसकी कटी कलाई से खून बहकर फर्श पर फैला था। साइड टेबल पर रखी नोटबुक पर एक उखड़ा हुआ आंसू और खून से लथड़ा सफ़ा भी पड़ा था, लेकिन उसको देखने की होश अभी आलियन में जा चुकी थी। वो अलीहा की तरफ दौड़ा और बानी को दहाड़ कर आवाज दी, ये क्या किया तुमने अलीहा? उसके पास ही बैठा और एक ही झटके से मैट्रेस की शीट खींचते इसे अलीहा की लहूलुहान बाजू पर लपेटा, जहां से खून का फुवारा जारी था। वो हफीफ सा उखड़ा सांस लेती आंखें खोले इसे देखने की कोशिश में थी, पर मुमकिन ना रहा। बानी जब रूम में पहुंचा तो उसकी भी हमाइयां उड़ी। फौरन से एम्बुलेंस को कॉल की। मुझे तुमसे डर नहीं लगा, पर खुद से डर गई अलेन। आलेन इसे अपनी बाजुओं में उठाया तो आंखें खोलती बस यही चंद बिखरते लफ्ज कह पाई। आलेन जा भी कुछ कहने और सुनने लायक ना था। एम्बुलेंस आने के वेट भी ना हुआ और खुद अलीहा को हॉस्पिटल लेकर निकला। इसे डॉक्टर्स के हवाले किए वो अब बस मर रहा था। फजर को अभी काफी वक्त था। अनिया भी नींद में ही थी, पर इसे अरमान की आवाज गहरी नींद से खींच लाई। वो फौरन से जाकर अरमान की तरफ घूमी। रात वॉशरूम यूज करके आने के बाद अनिया ने मजीद रूम की लाइट ऑफ कर दी थी, क्योंकि इसे जरा सी रोशनी भी हो तो नींद नहीं आती थी। अरमान, अनिया ने साइड टेबल पर मौजूद फानूसी लैंप ऑन किया तो वो मैट्रेस की शीट मुट्ठियों में लिए पसीने से शराबूर नींद में खौफ से कांप रहा था। अनिया की नींद उसकी आंखों से गोया निचुड़ कर रह गई, हल्क में जैसे तीर खुब गया हो। जल्दी से अपने सरहाने की तरफ रखे मुलायम दुपट्टे को उठाए। इसने अरमान के माथे और गर्दन की नमीज दुपट्टे में जज्ब की और इस पर झुकते अरमान के हाथ को सहलाया तो उसने बंद आंखों ही अनिया का हाथ पूरी कुवत से जकड़ा। वो अब भी किसी बुरे ख्वाब से डर रहा था, पर अनिया ने जब झुककर अपने होंठों को अरमान के माथे पर रखा तो इस अजीब कैफियत से मोर्जाती तौर पर तेजी से निकलने लगा। बुरा ख्वाब था, सब ठीक है, रिलैक्स हो जाए मेरे दिल के सुकून। वो प्यार और फिक्र से भरी उसकी गाल सहलाए सरगोशियों में बोली, क्योंकि उसकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। अनिया के मुलायम होंठों के माथे पर बिखरते लम्स नींद की वादियों में भी उस शख्स के आराम का सबब बन रहे थे। अरमान ने उसका हाथ आजाद करे अनिया को कसमसाते हुए अपने सीने में किसी कीमती मथा की तरह छुपाया तो वो घबराया सा मुस्कुराती अरमान की तरफ अपनी बाजू फैला गई। कुछ देर तक अनिया ने महसूस किया अब इस ख्वाब और नींद दोनों के तिलिस्म से आज़ाद हो गया है, क्योंकि अरमान का हाथ अनिया की बैक पर हरकत कर रहा था। वो जल्दी से चेहरा ऊपर उठाकर अरमान को देखने लगी, जिसकी मंदी मंदी खुली आंखें देखकर अनिया की सांसें भारी पड़ने लगी। अरमान के हाथ अनिया को बहुत मुलायमत से महसूस कर रहे थे कि अनिया की सांसें इन महसूसात पर सीने से उलझ रही थी। अनिया, तुम मुझसे शादी कर लो। वो जो अरमान के झागने पर कुछ घबराई, ऐसे सवाल पर बेफिक्री से मुस्कुरा दी, क्योंकि यकीन हो गया कि अरमान नींद में है। डर जाहिल हुआ जो अरमान की कुर्बत का सोचे इस पर छा जाता था। वो जितनी भी बेबाक होती, वो शर्मो हया का पैकर भी इसी शिद्दत से थी। लगता है आप अभी भी ख्वाब देख रहे हैं, हमारी शादी हो चुकी है अरमान। अनिया ने उसकी बाजुओं की जरा ढीली पड़ती गिरफ्त में पीछे हटते अपना मुलायम हाथ अरमान की गर्दन से जोड़े हाथ की उंगलियों की पोरों से अरमान की दाढ़ी को सहलाते बताया, हो चुकी है तो इतनी दूर क्यों हो? अनिया जो अरमान को मबहूत होकर देखने में गुम थी, इस सवाल पर डर सा उसकी आंखों में हल्कोर उठा, मगर इससे पहले कुछ संभलती अरमान ने उसकी सांसों में अपनी सांसें कुछ इस नरमी से घोल दी कि अनिया का पूरा वजूद इस सुकून की जदीद तरसील और शिद्दत पर कपकपा उठा। उसके होंठों की वो सारी नरमी जो उसने उजालों में परखी थी, अब इस अंधेरे में अपनी ख्वाहिश की तकमील तक महसूस की। एक जायका तस्खीर हुआ था चाहे जाते वजूद के पास होने का। वो खुद भी तो अरमान के बताए बेखुद सफ़र पर साथ चल पड़ी, पर जब हामती सांसें संभाले कुछ दूर हुई तो अरमान की धीरे से वापस बंद होती आंखें अनिया को रोका सांस बहाल कर गईं कि अब वो आंखें भी झपक सकती है और सांस भी अपनी पूरी कुव्वत से ले सकती है। वो इन्हीं सराहे जाते महकते होंठों से मुस्कुराई, फिर बेआवाज हंसकर अरमान के सीने पर सर रखे गहरे गहरे सांस भरने लगी। आपकी नींद में थोड़ी सी ऐसी बेखुदी ताउम्र काफ़ी है मेरे लिए, मेरे हॉटमैन। इससे आगे सोचना भी नहीं मुझे। उसकी हथेली अरमान के सीने पर सिरकती रुकी। अनिया ने धीरे से हाथ अरमान की शर्ट, जिसे वो जाग कर कुछ देर पहले बंद कर चुकी थी, फिर फेरते सीने तक रोका और आंखें बंद कर ली, पर दिल अरमान का फिर से जी भर कर दीदार करने को मचल रहा था और वो अभी खुद को संभालने के सिवा कुछ करने की अहल न थी। कुछ ही देर में फजर की अजानें बुलंद होने लगी तो अरमान के एहसासात मुकम्मल बेदार हुए।
नींद से जागते ही अरमान की नज़र पहले तो सीने पर सोई अनिया पर गई और फिर वहां से सरकती अनिया के हाथ पर जो अरमान की सीने पर शान से धरा था। जिस तले दबा दिल बस इस लड़की के लिए धड़कने की कसम उठाए बैठा था, वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराया। ये उसकी जिंदगी की पहली ऐसी सुबह थी जब वो खुश जागा, और अभी वो अनिया को ही देखने में महव था जब रात का वो याददाश्त में अटका पुरसरूर लम्हा याद आया तो अरमान की मुस्कुराहट होंठों से गायब हुई। इसे लगा वहम है, पर जब अनिया के चेहरे को देखा तो उसकी रात में चमकते होंठों की सुर्खी गायब देखे अरमान ने फिर से ब्लश होते अपनी नजरें इस पर हटाए, करवट बदल कर एहतियात से अनिया को तकिए पर मुंतकिल किया। और उससे पहले उठता वो शदीद पुरसुकून नींद में इतनी अच्छी लगी कि झुककर उसके रुखसार से अपने होंठों को धीरे से मस करते अंदाज में छुआ, फिर उसका माथा चूमते ही दूर होते उठ गया। जनाब मस्जिद पहुंचे और वहीं से जिम निकल गए, अपने आप को समझाने के लिए कि वो अनिया को फिर से हर हद से निकलकर चाहने लगा है। इसे बहुत सा वक्त दरकार था। ज़ीशान खुद भी सो गया। मजीद 10 घंटे फिर गुजर गए। सुबह बहुत ज्यादा बहल चुकी थी और इन्हीं सुबह की किरणों ने ही जाले की नींद में खलल डाला। वो जाग तो गई पर ज़ीशान को तकिया समझकर जोर से कस लिया, पर जब वो कसमसाया तो तब वो घबरा कर होश में आई कि उसकी बाजुओं में तकिया नहीं, उसकी जाती आफत है। उफ, सुबह इतनी सारी निकल गई। शुक्र है आधे से ज्यादा टाइम गुजर गया। और इनको देखो, लैपटॉप पर जा रहा आखिरी सांसें ले रहा है और ये टोन कितना सोते हैं ना ये। साले ने सीधा हुए बैठना चाहा ही कि उसे लगा बहुत सख्त वॉशरूम आ रही है। शायद जो पानी पीकर मोहतरमा सोई थी वो टैंकी में जमा था और किनारे तक मामला था। उफ, ज़ीशान उठे ना। वो इतनी गहरी नींद का मालिक साले के एक बार पुकारने पर जाग गया। अब क्या हो गया तुम्हें? ज़ीशान ने जमाई सी रोकते पूछा। वॉशरूम बहुत सख्त, पता नहीं उठ भी सकूंगी या नहीं। साले की बात सुने ज़ीशान की नींद सारी उड़ी। नहीं, तुम यही करके बताती ना, हद है। वो फ़ोन वगैरह सामने रखता लैपटॉप की स्क्रीन बिठाते उठा और जाले की तरफ हाथ बढ़ाया। उठा ले मुझे, किनारे वाला मामला है ज़ीशान, वो बैंड होने की वजह से फील नहीं हुआ। ये आपने जो पानी पिलाया ना उसके काम है। वो इससे पहले रो पड़ती। ज़ीशान ने बमुश्किल जमाई रोकी और जाले को एक ही झटके में बाजुओं में उठाया तो वो शर्मिंदा से उसकी गर्दन में मुंह छुपा गई। तमाम बिजनेस क्लास के लोगों ने स्माइल देते दोनों लव बर्ड्स को देखा। आई एम सॉरी, आपको एम्बेरस कर रही हूँ ना। वो इसीलिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा जो बहुत ही अच्छे और साफ थे। तो मुझे अहमियत दे रही हो साले, तो मैं वॉशरूम में बैठा कर भी आ सकता हूँ। उसके वॉशरूम डोर आने पर जल्दी से मछली तो ज़ीशान ने उसे बहुत एहतियात से नीचे उतारा। आप यहीं रुके ना, इतना तो चल ही लूंगी, हिलना नहीं प्लीज। वो जल्दी से डोर खोले अंदर घुसी तो ज़ीशान हंसता हुआ पीछे टेक लगा गया। पूरे 2 मिनट लगाकर मोहतरमा अच्छे से हाथ वगैरह धोने के साथ मुंह भी धोकर बाहर निकली। मैं भी होता हूँ, किडनीज मेरी भी गालियां दे रही हैं मुझे। जनाब खुद भी तेजी से अंदर दौड़े और जाले खुद भी वैसे ही बाहर रुकी मुस्कुराती रही। ख्याल बस जाले को इस वक्त ज़ीशान का इसे उठा लेने के बारे आ रहे थे। वो भी हाथ और मुंह अच्छे से धोकर ही बाहर निकला ताकि ये नींद कम वक्त तो जान बख्शे। ठीक है आप? वो उसके बाहर निकलते ही फिक्र से बोली। लग तो रहा है, आज कुछ खाते हैं, सख्त भूख फील हो रही है मुझे। उसके साथ ही आया तो एयर होस्टेस इन दो को जागा देखे पहले ही दोनों का ब्रेकफास्ट मेज पर रख गई। नाश्ते में ग्रिल्ड स्टीक देखकर तो ज़ीशान को चस आ गई, जबकि क्रीमी पास्ता भी था, कुछ टाइप के सैंडविच भी ऐड थे और फ्रेश एप्पल जूस भी था। दोनों ने पहले तो नाश्ता किया, अपनी अपनी एनर्जी बहाल की, फिर एयर होस्टेस दोनों को कुछ स्नैक्स देकर गई। अब सुकून आया जरा। ज़ीशान ने जाले के हाथ में ही मौजूद पीनट पैक से सॉल्टेड पीनट्स लेकर खाते सुकून की सांस खींची तो वो चेहरा ज़ीशान की तरफ घुमा कर बैठी। ज़ीशान, जाले की पुकार में इश्तियाक था। जी। वो ऐसे जवाब देकर जाले को खामोश करके रख देता था। जाले ने पीनट्स निकाल कर खुद ज़ीशान के मुंह में डाले तो वो उसके हाथ को अपने हाथ में दबा गया। मैंने ज़िंदगी में इससे लंबी फ्लाइट भी ली होंगी यकीनन, लेकिन ये हसीन तरीन रही जाले। तुम्हारे साथ इतना टाइम मिला मुझे। अभी एक दिन कोरिया यानी एल्सन में तुम्हारे और तुम्हारे मामों के साथ स्टे भी है मेरा। मैं अपनी ज़िंदगी का हसीन वक्त जी रहा हूँ मिसेस ज़ीशान हैदर। वो खुश तो ज़ीशान के एक दिन के स्टे पर ही हो गई, पर जब वो इसे मिसेस पुकारा तो बाकायदा ब्लश की। आप सच में एक दिन रुकेंगे? वो पुरजोश थी। मैं सच में एक रात रुकूंगा। इसके बाद मेरी वापसी का इख्तियार तुम्हारे पास होगा। तुम इजाज़त दोगी तो रवानगी, रोक लोगी तो सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पल्लू से बन जाऊंगा। वो इतनी जालिम कहाँ थी कि ज़ीशान को सबसे छीनती। तभी उसके एक दिन के स्टे को ही यादगार और खूबसूरत बनाने का सोच चुकी थी। इस एक रात आप गेस्ट रूम में रहना पसंद करेंगे या मेरे रूम में? जाले ने आंखें जरा अपने पीनट बैग पर डाली। वो ये पूछते हिचकिचा रही थी। तुम मुझे अपने रूम में अपने बेड को शेयर करने दोगी? वो खुशगवार हैरत से उसकी टोरी पर पकड़ जमाते जाले का चेहरा उठाकर गहरी नजरें जाले पर डाले बोला,
मामू से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। साले ने जल्दी से इस भारी सवाल से जान छुड़वाई। जीशु साहब बदमजा हुए। वो हिटलर मुझे विलन समझते हैं ऑलरेडी। तुम्हारे साथ रूम में रहने नहीं देंगे। उनको लगता है मैं तुम्हें दुख दूंगा, ये भी कि तुम बहुत छोटी हो मुझसे और हमारा जोड़ नहीं। और वो ठीक भी हैं। जाले ने पीनट पैक सामने रखते सारी तवज्जो जिशान पर डाली। मामू ने कुछ कहा आपको? वो परेशान हुई। नहीं कहा तो नहीं, लेकिन तुम देखना यही कहेंगे वो तुम्हें। मुझसे दूर रहने का मुतालबा करेंगे। वैसे तुम्हारे गार्डियन होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी है जाले। तुम समझदार और बहादुर हो, लेकिन बाकी बहुत छोटी हो। और हमारे बीच जो रिश्ता इस्तवार हो रहा है वो बहुत संजीदा और भारी है। जिशान ने उसके बालों को बेकानी तौर पर सहलाते ये सब बताया तो वो उदास हो गई। मैं उनको बताऊंगी कि हम दोस्त हैं, फिर वो आपको विलन नहीं समझेंगे। जिशान हैदर मलिक उसकी सादगी और मासूमियत पर लम्हा भर मबहूत रह गया। फिर उसकी आंखों में जाले की तलब उतर आई। मेरी आंखों में देखकर तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ दोस्त हूँ तुम्हारा? वो जो दम साधे थी जिशान के पुरखमार सवाल पर, वो खिरासा हुई। जिशान की जवाब तलबी के इशारे पर डरे हुए सर नफी में हिलाया। नहीं। वो जिशान के रूबरू लम्हे में बदहवास हुई। वो उसकी तरफ जरा सर झुकाए झुका और अपने होठों को जाले की गाल पर रख दिया। जाले को लगा दिल की धड़कनें रुक गई। जब तुम्हें नहीं लगता तो ये मेरी आंखें जो आजकल शदीद बहके रंगों में डूबी हैं, मशकूक और कमीनी हो रही हैं, तुम्हारे ज़माना शनास मामू से कैसे बचेंगी? वो ना चाहते हुए जिशान के खुद पर बरहम होने पर जब हंसी तो अब दिल की धड़कन उस पार थमी। वो खुद पर चिढ़ रहा था तो वो लड़की अनजाने में मुस्कुराई, मबहूत हुई, जबकि जिशान की आंखें इस पर ठहर गईं। उफ, क्या क्या बोल जाते हैं एक ही सांस में। अगर परमिशन ना भी दी तो मैं चीटिंग कर लूंगी, थोड़ी सी चुपके से आपको अपने पास ले आऊंगी। वो जल्दी से प्लान तरतीब दे गई, जबकि जिशान इससे ही तकता रह गया कि सच में ये बोली है या बन रही है। पास लाओगी, और अगर मैंने तुम्हें अपने बहुत पास कर लिया? जिशान इसे देखकर ना बोल पाया, पर जाले के कान में झुक कर कह बैठा। वो मफहूम समझ गई थी, तभी घबरा कर जिशान को देखने लगी। रहम तलबी की अटूट शिद्दत थी जाले की आंखों में। तो प्लान कैंसिल करते हैं। वो टूटती आवाज पर भरपूर काबू पा गई। इतना बुरा हूँ क्या मैं? जीशु के अंदर मौजूद देवदास की सस्ती कॉपी ने अंगड़ाई ली तो वो फिर उदास हो गई। नहीं तो। वो जल्दी से जिशान के सीने में छुपी। इस बार आवाज नम थी। वो उसको फिर बाजुओं में समेट गया था। जाले, घुल रही हो तुम मेरी हर सांस में। वो सीने लगी ही गहरे सांस लेने लगी। जानती हूँ। वो मिनमिनाई। मानो कि कब? सवाल बेबसी की तर्जुमानी में लिपटा था। पता नहीं। वो यहाँ इस आगोश में सब भूल जाना चाहती थी। सारे मतलब, सारे तकाजे, सारे इरादे। फिर सोने लगी हो। वो इसे बेदम पाए नरमी से उसका सर चूमते पुकारा तो वो चेहरा उठा गई। नहीं जिशान, ऐसी बातें ना करें। मैं दोस्त रहना चाहती हूँ अभी आपकी। वो इसे अपना डर बता रही थी। अगर कहूँ कि मुझसे दोस्त नहीं रहा जा रहा तो? जाले फिर से उसकी सरगोशी पर बेचैन हुए मुश्किल सांस खींचने लगी। तो मैं सिखा दूंगा, ओके? वो हाम कर उसके सीने से निकली और रहम तलब नजर जिशान पर डाली, जिसने मुंह बिगाड़ कर देखा। वड्डी आई मुझे सिखाने वाली। अच्छा कुछ नहीं कहता, मेरे पास तो बैठ जाओ। दूर क्यों जा रही हो? करंट थोड़ी मार रहा हूँ। उसके लिए फिर बाजू फैला रहा था, जो अब इतना करीब आना भी रिस्क मान रही थी। मुंह से तो मार रहे हैं ना करंट? वो घूरी। मैंने कब किस की तुम्हें? वो घबरा कर अपनी हथेली जिस तरह जिशान के होंठों पर बेख्तियार रख गई, वो थम गया, बिल्कुल वैसे जैसे उसका दिल रुका था। आई एम रियली सॉरी, अब कोई बकवास नहीं करता, प्लीज रोना मत। उसका हाथ होंठों से हटाकर चूमते मिन्नत सी कर दी तो अपने हाथ को देख कर रह गई। फिर आगे सिरक कर जिशान के सीने से वापस रूहान सी होती लिपट गई। और अब की जिशान ने उसको सिर्फ बाजुओं की राहत दी, एक लफ्ज कहे बिना। वो जिम किए वापस आ चुका था और शावर लेकर फ्रेश सा टॉवल से बाल ड्राई किए। जब रूम से मलाइका टेरेस पर अपने ध्यान में आया तो उसकी नज़र लान में खड़ी अनिया पर गई, जो वहीं बाहर खाला के साथ नाश्ता लगाती कुर्सी पर बिराजमान महरीन साहिबा के साथ किसी बात पर हंस रही थी। बल्कि तीनों को हंसी का दौरा पड़ा था। अनिया की हंसी मुस्कुराहट बनकर जिस बेहुद तरीके से अरमान के होंठों तक आई, वो सरासर मदहोश कुन था। इसे मुस्कुराता देखकर लगता है इस रूहे ज़मीन पर जितनी बहारें हैं वो मेरी हथेली में कैद हो जाएंगी। तुम मेरे दर्द का वो नायाब मरहम हो जिसे मैं यकदम इसलिए भी अपने जख्मों पर नहीं लगा रहा कि इस हमारे जोड़ने के वसीले इस दर्द को आराम आ जाएगा। मैं इतनी जल्दी आराम नहीं चाहता। मैं तुम्हें बहुत दिनों तक अपना थोड़ा थोड़ा मरहम बनाकर जीना चाहता हूँ। वो सुबह बनारस सी चमकदार हंसती अनिया इसकी ग्रे आंखों का पुरलुत्फ मंजर थी। और ना जाने उसकी नज़रों में कैसी तपश थी कि हंसती हुई अनिया की नज़र बेख्तियार टेरेस पर खड़े अरमान से जा मिली।
वो नजरें हटाए आसमान की खूबसूरती देखते वापस बाल रगड़ता अंदर गया तो अनिया की हार्ट बीट मिस हुई। मैं अपने उनको लाती हूँ, अम्मी जान नाश्ते के बाद हम निकल जाएंगे, ओके? अनिया ने हंसी का सेशन खत्म किया। हरगिज नहीं पुत्र, लंच तक कोई इजाजत नहीं, तुम तो दावतों में बिजी हो जाओगे, फिर कहाँ हाथ आओगे हम बुढ़ियों के। जा बुला कर लाओ से, और खैर से जल्दी दफा हो ना, नाश्ता पहले ही हंस हंस कर ठंडा करवा दिया तुमने कमियों ने। अम्मिया जान की तो अदाएं ही निराली थीं। जोर से अनिया ने उनकी गर्दन घोट सा लेते गाल चूमी और इससे पहले चपेट पड़ती फौरन से दुम दबाकर भागी, जबकि इन दोनों माओं की अनिया को जाते देखकर जो मुस्कुराहट थी, उफ, इसमें आसूदगी ही आसूदगी थी। अनिया न जाने क्यों अरमान के सामने पर घबरा रही थी, पर हिम्मत करे सांस सबरे फाइनली रूम तक पहुंचकर अंदर झांकी, जहां वो अपने बाल ट्राई करने के बाद ब्रश के में हाथ की उंगलियां फेर कर जानलेवा हद तक बेतरतीब कर रहा था। अब कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? वो पलटा, अनिया का गुलाब चेहरा और इस चेहरे पर फैली फिक्र तके वो उसके पास से रखकर खड़ा हुआ। अनिया की सांसें बेतरतीब हुई। यही था, तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब वापस शराजी हाउस चलें। अनिया ने उसकी तरफ महबूबाना निगाहें जमाई। नाश्ता करें ना, अम्मिया जान चाहती हैं हम लंच तक रुकें। आई नो आपको अच्छा नहीं लग रहा, पर वो थोड़ी हिचकिचाई तो अरमान ने उसकी बात काटी। रुक जाएंगे, इट्स ओके। वो इतनी जल्दी मान गया कि अनिया का दिल बहुत ही प्यार पर माइल होता महसूस हुआ। अनिया ने अरमान को देखा जो अपने ही ध्यान में अनिया के खुले बालों को हाथों को उसकी तरफ बढ़ाकर इन्हें छू रहा था, गोया धड़कनों से छेड़खानी कर रहा हो। रात को क्या हुआ था आपको अरमान? अरमान के हाथों को अपनी गर्दन से मस महसूस किए वो इन बेध्यान आंखों को देखने लगी। अरमान के हाथ रुके, नजरें अब तक अनिया से ना मिलाई, उसकी सफेद मुलायम गर्दन पर वारफ्तगी से रोकी। क्या हुआ था? अरमान ने अनजान बनने की कोशिश की तो अनिया उसके ख्वाब और नींद में डरने को दिल में ही गोट गई, लेकिन जो उसके बाद अरमान ने अपने होने का एहसास दिया वो सोचकर अनिया का चेहरा हिजाब आलूद हुआ। आप नींद में थे और कह रहे थे अनिया मुझसे शादी कर लो। शर्मगी मसरूर मुस्कुराहट लबों पर लिए वो हाथ ऊपर उठाए अरमान की शर्ट के कॉलर को ठीक करती बताने लगी, जो उसका अरमान से नजरें हटाने का एक हरबा था। हाँ फिर? वो दिलचस्पी से अनिया की ना छुपाई जाती खुशी पर मुस्कुराता मजीद बोला। उसके बालों की नरमाहट और खुशबू भरपूर महसूस की। फिर मैंने कहा शायद आप कोई ख्वाब देख रहे हैं अरमान, हमारी शादी तो हो चुकी है। वो अब भी अरमान को देखने की हिम्मत ना कर सकी, फार्म हाउस की शर्ट के बटन से कंफ्यूज होकर खेलने लगी। ओ फिर क्या हुआ? अनिया ने जल्दी से जेर पलकें उठाई। फिर मैं भी आपकी तरह सो गई। अरमान ने उसकी चुराई नजरों पर महजूज होते सर हिलाया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सोए नहीं थे फिर? अनिया जो समझ रही थी रात का वो पुरहमार जानलेवा लम्हे सिर्फ उसकी याददाश्त का हिस्सा हैं। अरमान शराजी की बाजुओं में जब कैद हुई तो जिस्म जाँ में सनसनी सी सरायत कर गई। आपने कहा कि दूर क्यों हूँ, और फिर? अनिया ने खुद को अरमान के सीने से लगने दिया, पर आवाज गले में दब गई। वो उसके खुले महकते बालों में हाथ फेरे मुस्कुराया कि वो इस लम्हे को इतनी अहमियत दे रही है। मैं रातों को अक्सर डरता हूँ, तुम संभाल लोगी मुझे? कुछ देर खामोशी के बाद अरमान ने इसे खुद से दूर किया। वो अरमान की आंखों को देखने लगी। ऐसा दोबारा शायद ना हो कि आप रात में डर कर जागे। हो सकता है अगली बार आपको मेरी गुदगुदी जगाए मिस्टर अरमान। सुबह की सारी नरमियाँ और शरारतें गोया इस वक्त अनिया पर सवार थीं। वो आदमी, वो अनिया की मोहब्बत में तड़कता हुआ आदमी, जब जब मुस्कुराता तो अपनी आंखों को चुरा लेता था। दूर होता हूँ तुमसे। अरमान ने अपने हाथ अनिया के बालों से आज़ाद किए तो वो जल्दी से उसके हाथों को थाम कर परेशान होकर इसे देखने लगी कि क्यों, क्या हुआ, मेरे बाल अच्छे नहीं? वो बच्चों की तरह परेशान हुई। बस मुझे, वो कहते कहते नजरें चुरा गया। आपको इन हसीन जुल्फों का साया चाहिए। वो फौरन से चहकी। उसकी आंखों की शरारत किसी भी बशर को शर पर उकसा सकती थी। अरमान ने मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किल से होंठों में छुपाया। बस साया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? उस सर्द महर नजरों से घूरा तो वो जल्दी से दोनों हाथों को आज़ाद करती अरमान की गर्दन में अपनी महमिली खुशबू वाली बाहें हुमायल कर गई, तो उसकी एड़ियाँ ज़मीन से कुछ उठ गईं, क्योंकि वो इससे हील्स के बावजूद लंबा था। आप पर है दिलो चाँद से मेरा ध्यान, मेरा मतलब मैं चाहिए हूँ आपको, इन बालों और इन बालों के साए और खुशबू समेत। वो पुरशौक आंखें अरमान पर जमाए जाने पर बेकरार थी। अरमान ने अपने हाथ अनिया की तरफ महसूर करते इसे अपने सीने से लगाया। कुछ देर वो अनिया की आंखों में चमकती पुरखुमार सी रोशनी देखने में महव रहा, जो उसे देख नहीं रही थी, जी रही थी। लग तो यही रहा है। मुस्कुराती अनिया का माथा चूमते अपनी शिकस्त तस्लीम की, और इतने जान इजहार लम्स पर वो आंखें मूंदने के बाद जब मुस्कुराई तो अरमान ने उसकी मुस्कुराहट को भी छुआ ही था कि दरवाजे की दस्तक पर अनिया जल्दी से गर्दन मोड़ गई।
ارمان نے اس لڑکی کے منہ موڑنے پر جبڑے بھینچ لیے۔ بچوں آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا برف ہونے کے دہانے پر ہے۔ حالہ نے باہر سے ہی ہانک لگائی۔ آئے بوا، آپ چلیں۔ ایک تو میری رومانٹک لائف میں اللہ جی نے ٹوکری بھر کر ویلن اونڈیل دیا ہے کہ سمٹے بھی نہیں جا سکتے۔ انیا نے اول دو جملے تو اونچی ہانک میں کہے، پر جب باقی کا بڑبڑا کر ارمان کی طرف واپس گھومی تو انیا کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ انیا نے دانت دکھاتے مسکین اسمائل دی۔ سب سے بڑی ویلن تم ہو۔ ارمان نے زور سے انیا کو اپنی بازوؤں میں دبوچا کہ وہ ارمان کی گردن میں لپٹے بازو کستی کرا اٹھی۔ میری ہڈیاں، وہ روحانسی ہوئی۔ جو تم نے منہ پھیرا اس پر تمہاری ایک ہڈی کریک ہونی بنتی ہے۔ ارمان غصہ تو کر رہا تھا پر غصے میں لگ نہیں رہا تھا۔ لیکن جس طرح آپ نے مجھے ابھی گوٹا ہے نا ارمان، 200 تو شرطیاں ہل چکی ہیں۔ جو کرنا تو کر لیں، سامنے ہی ہوں نا۔ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ منہ ہی تو پھرا ہے، آپ سے دور تھوڑی ہوئی ہوں ارمان شرازی۔ وہ جتا رہی تھی کہ اب بھی اس کی دست رس میں ہے۔ ارمان کے خواصوں پر انیا کی ہنسی سوار تھی، جسے دیکھ تو وہ چکا تھا، قریب سے سننا چاہتا تھا۔ مجھے جو کرنا ہے اس کے لیے تمہیں مجھ سے پھر چہرہ پھیرنا ہوگا۔ انیا نے ناسمجھی سے دیکھا، تبھی ارمان نے اس کی گال سے گال جوڑ کر اس کا چہرہ دوسری طرف کرتے انیا کی گردن کی طرف سرکتے شارک بے حد رغبت سے چومی۔ حیران انیا صاحبہ مدہوش سا ہنسی۔ یہی ہنسی سننا چاہتا تھا۔ اس کی طلب تمہاری سانسیں اور تمہیں گھوٹنے پر حاوی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے جب سے تمہیں نیچے ہنستا دیکھا، ورنہ آج تمہاری ہڈی بھی کریک ہوتی اور تم بھی۔ تمہاری ہنسی نے تمہیں اس وقت مجھ سے بچایا، اس کا صدقہ دوں گا آج۔ انیا نے اپنے بازو مزید کس لیے، جس سبب ارمان نے اس کو اتنے آرام سے اٹھایا کہ وہ پھر سے ارمان کی گردن میں منہ دباتی کتنی دیر ہنستی چلی گئی۔ اور جب بہت سا ارمان کا لاڈ لیے وہ روبرو ہوئی تو ارمان کی مسکراہٹ بنا چھپائے انیا نے دیکھی وہ سرنو اس آدمی پر لٹ گئی۔ یہ مسکراہٹ مجھے دے دے، میں کھا لوں۔ انیا نے بے اختیار میں بہت ہوتے ارمان کے مسکراتے ہونٹوں سے وہ بہکی نظریں اٹھا کر گرے آنکھوں میں ڈالے کہا، تو ارمان کی مسکراہٹ ایسے غلط والے تقاضے پر غائب ہوئی۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے، چلتے ہیں باہر۔ ارمان نے اسے نیچے اتارا اور جس طرح اس لڑکی سے جان چھڑواتے بھاگا۔ انیا نے منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی روکی اور ارمان کو دیکھتے خود بھی استکائی جو دروازے میں رکا۔ اس کے آنے کا منتظر تھا اور جناب نے واپس چہرہ سنجیدہ کر لیا، پر اپنی خوشی اب چھپانے کے دن چلے گئے تھے۔ شام تک علیحہ کی کنڈیشن مزید ابتر ہو گئی۔ وہ مرنے سے تو بچ گئی، پر اس کی زندگی پر منڈلاتا خطرہ کبھی بھی سے نکل سکتا تھا۔ آلین میں اتنی سکت نہ رہی کہ وہ علیحہ کو دیکھ پاتا، تبھی ہاسپٹل کی بلڈنگ سے بنا اس کے ٹھیک ہونے کا یقین لیے ہی نکلا کہ اب مزید اس سے اس جگہ رہنا ناممکن تھا۔ فرار ہوئے جب وہ ہاسپٹل سے نکل رہا تھا تو نرس نے آواز دے کر روکا، آپ کے کان سے بلیڈنگ ہو رہی ہے سر۔ آلین نے اپنی گردن کو چھوا تو اس کے ہاتھ خون سے رگے۔ اس سے پہلے بانی قریب آتا آلین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور وہاں سے چلا گیا۔ بانی پھر بھی پیچھے ہی گیا۔ آلین واپس جہاں مینشن ہی آیا تو سیدھا علیحہ والے روم کی طرف بڑھا جہاں اب تک فرش پر خون بکھرا تھا۔ بانی دروازے سے ہی واپس چلا گیا کہ آلین اس وقت کسی کی شکل دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ آلین نے فرش پر بکھرے خون کی خشک بوندیں دیکھتے دیکھتے نظر یکدم جب سائڈ ٹیبل پر ڈالی تو وہاں کچھ تھا۔ وہ شاید علیحہ بدر کے خون سے رنگا آخری عہد نامہ تھا۔ آلین چاہ کے ہاتھ اسے چھوتے بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس سے علیحہ کی ہنسی چھوٹ رہی تھی اور سسکیاں لپٹی تھیں۔ آلین چاہ کی اپنی نبض ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی۔ آلین نے بڑی بھاری سانس لے کر نظروں کو اس سطر تک ٹھہرنے پر قائل کیا، رات میں جب تمہارے کمرے میں گئی مجھے نہیں لگتا تب علیحہ بدر سے خوش اس روح زمین پر کوئی عورت ہوگی آلین، لیکن پھر میں آئینے میں آ کر اپنا چہرہ دیکھتے ہنس پڑی۔ مجھے میرے عکس نے کہا، علیحہ تمہاری تو عزت نفس ہی نہیں رہی، تم مر جاؤ۔ آلین جاہ نے زمین پہ بکھرے علیحہ کے لہو کے پاس ہی گرنے کے انداز میں بیٹھتے اپنی گردن مسلی۔ تمہارے منہ سے انچھوا سن کر مجھے لگا یہ چھوئے پائمال عورت تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی۔ تم جانتے ہو جلدی اور خراب فیصلے کرنا میری عادت ہے، تو معاف کر دو۔ میں نے 15 سال ہر دن ایسے گزارا کہ صبح میرا دل جینے کو چاہتا اور رات مر جانے کو۔ میں جیتے جی تمہیں نہ چھوڑ پاؤں گی، نہ تم سے منہ موڑ پاؤں گی۔ آگے علیحہ کے آنسوؤں کے نشان تھے، اس کی نادیدہ اذیت کے نوحے تھے۔ آلین کی سانس رکنے لگی، تو بس موت ہی رہ گئی، پیچھے جو آخری حل بچا کہ میرا تھوڑا وقار سلامت رہ جائے۔ تو اگر تم جلدی مجھ تک وہاں جاؤ، خدا کے لیے میری جان مت بچانا۔ میں پھر سے اپنے ماں باپ کو اپنی گمنام موت کا دکھ نہیں دے سکتی۔ مجھے خود کو مرا ثابت کرنے دینا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، اب میں نارمل ہونے لائق نہیں۔ وہ جان لیوا سطر ختم ہو گئی، ساتھ ہی آلین جاہ کی ہمت بھی۔ وہ وہیں صفحہ زمین پر بکھرے خون کے نشان پر گرتا ہوا بیڈ کے نیچے جا گرا تو آلین نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ یہ کیا کر دیا تم نے علیحہ؟ وہ ہل کے بل اپنی دردناک چپ توڑے چیخا، پھر جیسے اس پر موت کا سکوت چھا گیا۔
खुद को अनछुआ कहकर तुम्हें मेरा इस बात पर इतराना दिखाई नहीं दिया कि मैं खुद को तुम्हारे लिए बचाने पर किस कदर मसरूर हूँ। ये कैसा मतलब लिया तुमने कि अब मुझे काज़िम की कब्र खोद कर इसे दोबारा गाड़ना पड़ेगा? तब रकाबत में और नशे में गाड़ा था, अब तो मैं ये बताने को गाड़ूंगा कि मैंने अनजाने में तुम्हारा मुजरिम मारा है, वो जिसने 15 सालों से तुम्हें बहन बना रखा है ना। वो आलिन जा का एक ही हमदर्द है दुनिया में, इस परिंदे सा जो मुझे तुम्हारी खबर देता था। क्या आलिन जा यूं ही क्रिमिनल बन गया? क्या इस पीछे की कहानी सुने बिना तुम चली जाओगी कि ये कैसी कीमत थी? क्या तुम्हारा जाना बनता है कि मेरा सर इसलिए अकड़ा हुआ था तुम्हारे सामने कि मुझे 15 साल बाद फिर से तुमने चाहे जाने का गरूर लौटाया? तुम्हें मेरा उठा सर पसंद नहीं आया लिहा बदर? अब ये या कटेगा या ताउम्र के लिए झुक जाएगा, सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी इस पर। तुम अपनी गुमनाम मौत साबित करते करते जब थक जाओ तो बताना, मैं वो कहने की कोशिश करूंगा जो हमेशा कहना चाहता था कि मुझे तुम्हारी हर खबर मिल रही है। तो डरो मत, मैं साथ हूँ। मैं तुम्हारे आस पास था लेकिन वापस तुम्हारे दिल के कल आया था, और अब तेरे दिल से निकाले हम कहाँ भटके, कहाँ पहुंचे। आलेन ने इस खून को उंगली की पोरों से छुआ पर वो जम चुका था, लेकिन वो जिस मिकदार में था आलेन के सर की शरेयानें सुकड़ने लगी, उसकी आंखों से सुरही फूट गई। वो वहीं फर्श पर दम सहारते साइड मेज से टेक लगाते टांगे सीधी किए बैठ गया जैसे कोई मर जाता है। जी जनाब, तो कैसी लगी एपिसोड? अगली एपिसोड यहीं इसी सीन से जारी होगी, ज़ाले आएगी, ज़ीशान आएगा, तो जो स्नीक पैक दिया था इंस्टा पे, तो यकीन अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड इससे भी मज़ेदार होगी, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतज़ार। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा सा तबसरा देते जाइएगा, बेस्ट सीन और बेस्ट डायलॉग बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।